नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की ग्राउंड को समझ रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे हम लोग समझने का जो प्रयास है एक प्रकार का, उसकी जो बेसिक। अब जो 12th वाले चैप्टर हैं, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो बेसिक फाउंडेशन का क्लास 10 से ओरिएंटेशन हम लोग करके उसको जोड़ रहे हैं। तो बहुत ही बारीकी से इसके बारे में हम लोगों की जो स्टडी है चल रही है। और एक खास बात यह है कि जो शुरुआती दर का इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसको हम लोग समझ लिए हैं, लगभग समझ लिए हैं। मतलब कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। उसी में हम लोग आज बात करेंगे, थोड़ी बहुत पिछला रिकैप करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पोटेंशियल का डायरेक्शन जो है, पोटेंशियल का डायरेक्शन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, बढ़ता है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। तो अपने आप हम लोग ये बात को समझेंगे कि करंट का जन्म कैसे हो रहा है और उसको हम लोग किस तरह से क्लास 10th लेवल पर समझते हुए उसको आगे की तरफ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों का ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है और मीन्स हर लेक्चर का अपना एक इंपॉर्टेंस है, इसलिए कोई ये नहीं कहा जा सकता है कि आज का लेक्चर उससे बेहतर है। हर लेक्चर का अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या रियल में चीजें हम लोगों ने सीखा है और उसके बारे में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो चार्ज का कॉन्सेप्ट था, प्रॉपर्टी था, उसके भी बारे में हम लोग समझे। चार्ज की प्रॉपर्टी थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा। मेन जो चार्ज दो तरह का है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में रिपल्सन है, नेगेटिव में रिपल्सन है। और अपोजिट नेचर के चार्जेस या अनलाइक चार्जेस जो है अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये तो सब लोग जानते हैं। चार्ज कंजर्व होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का ही। ये हम लोग पढ़ा था Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई। और N जो है यहां पर एक इंटीजर फॉर्म में होने वाला है, मतलब 0 भी, 1, 2, माइनस में भी हो सकता है। इस तरह की चीजें हैं जो Q बराबर N का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखा था। मतलब कहीं पर चार्ज -2e भी हो सकता है, कहीं पर चार्ज 2e भी हो सकता है। इस तरह की चीजें जो हम लोग सीख कर आ चुके हैं। इसकी भी रोल काफी इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग जोड़कर देखेंगे। कोई भी करंट हो रहा है तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये सब चीजें में इसकी यूज होगी। तो ये हम लोग पहले से सीख चुके हैं। Q बराबर है का कूलम्ब्स लॉ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम लोग समझा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या समझा है भाई, कि अगर ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अंदर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी भी पॉइंट पर फील्ड का जो डायरेक्शन है वहां पर पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, माना जाता है। ये पॉइंट है। और ये पॉइंट P1 और मान लो ये पॉइंट P2 है, तो यहां पर भी फील्ड जो है इसी डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा फील्ड का डायरेक्शन, और पॉजिटिव चार्ज हुए तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इतना तो समझ में आया था। कहानी पोटेंशियल के बारे में बताया था कि जो जैसे जैसे हम लोग चार्ज के करीब रहेंगे और इन्फिनिटी पर जो चीजें होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेफरेंस पोजीशन, जहां पर हम लोग जीरो पोटेंशियल मानकर काम कर रहे हैं,
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ये पॉइंट है, थोड़ा सा समझे हम लोग कि यहां का जो पोटेंशियल है मान लो V2 है और यहां का पोटेंशियल जो है V1 है, और कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगी, ये भी हम लोग जान चुके हैं। मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है, मूवमेंट है, पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट है, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट चीज समझना होगा, जो पहले से हम लोग ये चर्चा करते हुए आ रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का क्या होगा? नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट जो होगा ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब कि यहां का प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन है तो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो। बिल्कुल सर, ये बात क्लियर समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी सी इसमें और चर्चा कर लें। इसमें ऐसे भी बोला जा सकता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है, ये बेटा हायर पोटेंशियल पर है। ये क्या है? हायर पोटेंशियल, और ये है लोअर पोटेंशियल। थोड़ा सा हम लोग इसको भी समझ ले तब आगे। तो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि हायर टू लोअर। पॉजिटिव चार्ज फ्लोन हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा, तो नेगेटिव चार्ज किधर होगा? नेगेटिव चार्ज अपोजिट हो गया। नेगेटिव चार्ज फ्लोन लोअर टू हायर, क्या बोल देंगे? लोअर टू हायर। ये चीजें जो है बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कि जो चीजें हम लोगों ने इतने क्लासों में अपने आप को तैयार किया है, क्योंकि इसका यूज होने जा रहा है, तो हम लोग इसे इस तरह से समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चीजें थोड़ा बहुत हम लोग समझे कि भाई अच्छा पिछला दिया। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं कैसे, इसके बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। पहली बात, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये समझना है कि व्हाट इज करंट, नॉट इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है? जैसे करंट का जो मीनिंग माना गया है वो फ्लो से है। जैसे एयर फ्लो कर रहा है, हवा चल रही है, तो उसको हम लोग एयर करंट भी बोल सकते हैं। फ्लो मतलब कि एयर। जैसे रिवर में वाटर फ्लो कर रही है तो उसको वाटर करंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर करंट या रिवर करंट भी लोग बोलते हैं। एयर फ्लो करे तो एयर करंट, हीट फ्लो करे तो हीट करंट। उसी तरह से अगर चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज से, चार्ज का फ्लो मतलब चार्ज का करंट आने वाला है।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए किसी कंडक्टिंग मटेरियल की मीडियम की जरूरत होती है। ऐसे ही नहीं कहीं पर करंट चल देगा, चार्ज का फ्लो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए एक कंडक्टर की जरूरत होती है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी कंडक्टर की बात करें, किसी भी कंडक्टर की बात करें तो मान लो ये मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक एक वायर है, इस तरह से समझे हम लोग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझे। और एक्चुअली में जो अमाउंट है चार्ज का, फ्लो का, अब जैसे जितना ज्यादा वाटर फ्लो करेगा तो उतना ही ज्यादा करंट होगा वहां पर, तेज रफ्तार से फ्लो करेगा तो कहने का मतलब यह है कि जो वाटर करंट या चार्ज का करंट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक करंट है। चार्ज का फ्लो हो रहा है तो फ्लो कराने के लिए एक कंडक्टर की जरूरत होगी, मेटल की जरूरत होगी। तो उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है क्योंकि मेटल में देखा जाए तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं। उस एटम के बाहर भी वो घूमते हैं, क्योंकि एटम का ही इलेक्ट्रॉन होता है तो पूरे बॉडी में वो क्या होते हैं, घूमने लगते हैं, ऐसे रैंडमली भी घूमते हैं। तो एक अलग बात है कि उसमें कैसे इलेक्ट्रिक करंट आएगा, लेकिन जो सिचुएशन है, जो फ्लो का है, वो फ्लो कैसे होगा और कैसे करंट का मेजरमेंट होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मैथमेटिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, चार्ज है। अगर किसी भी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर कुछ अमाउंट का चार्ज फ्लो किया है और उस फ्लो में कुछ टाइम कंज्यूम हो गया है, अगर 5 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज मान लो यहां से फ्लो किया, 10 कूलम का चार्ज 5 सेकेंड में फ्लो किया, तो इलेक्ट्रिक करंट को जो डिफाइंड की गई किस तरह से, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझेंगे कि 1 सेकेंड में जो चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से, कोई भी चार्ज जो है इस क्रॉस सेक्शन से मान लो 5 सेकेंड में 10 कूलम है, तो पर सेकेंड जो फ्लो करेगा वही इलेक्ट्रिक करंट माना जाएगा। मतलब सर, इलेक्ट्रिक करंट को यहां पर आप ये कहना चाहते हैं कि 10/5 मतलब 2 कूलम पर सेकेंड, कूलम बाई सेकेंड। यस बेटा, हम लोगों ने समझा यहां पर कि 5 सेकेंड में 10 कूलम का चार्ज फ्लो किया इस क्रॉस सेक्शन से, तो 1 सेकेंड में 10/5 कूलम पर सेकेंड फ्लो करेगा। यूनिटरी मेथड लगा दिया ना सर, एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है कि क्या करंट की जो वैल्यूज है, करंट का जो न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको मेजर करने का तो आप तरीका बता दें। मतलब कि आप यही कहना चाहते हैं कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड जितना चार्ज फ्लो करता है वही करंट माना जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में करंट माना जाता है कि यही करंट इस कंडक्टिंग मटेरियल से या मेटेलिक के बॉडी से फ्लो कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा, मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि जो करंट है वो क्या है। तो हम लोग थोड़ा बहुत इसका डेफिनेशन पहले लिखे, पहले ये समझे हैं, तो किसी भी का एक डेफिनेशन लिखे कि डेफिनेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन लिखेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ
क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज कुछ भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is known as electric current, is known as electric current, ये चीजें is known as electric current। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों को समझ में आ रहा है कि आप जो बोलना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा फीलिंग आ रही है, जो कहना चाहते हैं उसके बारे में फीलिंग आ रही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये समझें कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्यू कूलम्ब का चार्ज अगर फ्लो करता है टी सेकेंड में, तो उसको हम लोग कैसे करंट को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं चार्ज क्यू, चार्ज फ्लोन बाई टाइम टी, मतलब कि क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये एक सिंपल आपको क्लास 10 के लिए ये समझाया जा रहा है कि I इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, चार्ज बाई टाइम। अब I Q T में 3 पैरामीटर है और 3 पैरामीटर में से 2 पैरामीटर मालूम है, तो तीसरा निकाल सकते हैं सर। अगर 2 I मालूम है, T मालूम है, तो Q निकाल सकते हो, Q मालूम है, T मालूम है, तो I निकाल सकते हो, I और Q मालूम है तो T भी निकाल सकते हो, और Q बराबर NE मालूम है, I बराबर Q बराबर NE मालूम है, तो N का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको सिंपल तरीके से चीजें को बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि स्कूल लेवल पर भी चीजें आपको जब जाएं स्कूल में, जब लॉकडाउन खुले तो स्कूल में जाइएगा, तो वहां काफी चीजें काफी लगेगा आपको। पूरी तरह से हम लोग एनसीईआरटी को ध्यान में रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप भटक जाएं कहीं पर, ज्यादा ऊपर की लेवल से सीखने लगे, तो वो बात को हम लोग पूरी तरह से 0 लेवल से उठाए हुए हैं। लेकिन हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे 12th वाले चैप्टर से। श्योर आप देखेंगे, वहां पर आपको सवाल बनेंगे भी, बेसिक ग्राउंड ठीक होने के बाद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, ये समझ तो गया सर। इसका थोड़ा यूनिट्स वगैरह बता दीजिए, ये कैसा क्वांटिटी है ये भी बता दीजिए। तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, लेकिन सर आपने तो 9th क्लास में कुछ चर्चा ऐसा किया था कि जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, तो वेक्टर होता है। तो ये क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, ये वेक्टर क्यों नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, हम बार बार पी क्यू लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, पी फॉर फिजिकल, क्यू फॉर क्वांटिटीज, स्केलर है। क्योंकि मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि मान लो करंट तो वायर में चलता है, यहां पर हमने I बराबर 7 एम्पियर माना, I बराबर क्या माना, 7 एम्पियर माना, और हमने कहा कि इधर चला गया 3 एम्पियर। तो इसमें इस ब्रांच में कितना करंट चलेगा, तो आप यूनिटरी मेथड लगाओगे, जो बेसिक सिंपल अलजेब्रा का कंसेप्ट है।
कि अच्छा यहां पर 7 आया है और इधर 3 गया है, तो 7 में से 3 घटकर इधर 4 आया होगा। इस एंगल पर वो डिपेंड नहीं करता, नहीं किया। अगर यही बेटा वेक्टर पैरामीटर होता तो इस एंगल पर वो डिपेंड करता, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कि ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। यही कारण है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी यह एक स्केलर पैरामीटर है। बहुत सारे आगे चलकर कुछ चीजें इसमें लोग बोलते हैं, अगर सुनना चाहते हैं तो 1-2 मिनट में सुना दूंगा उस पर, लेकिन आप लोगों के लिए कोई काम की चीज अभी वो नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक टेंसर क्वांटिटीज की चर्चा लोग करते हैं, जो कि कहीं दूर दूर तक, न जेई के सिलेबस की बात हो, चाहे नीट का प्रिपरेशन करने वाली बात हो, कहीं दूर दूर तक उसकी चर्चाएं या जो सवाल है उस पर पूछा नहीं जाता है। टेंसर पर एक बहुत बड़ा थेसिस है, जो ग्रेजुएशन वगैरह में जाकर, बीटेक में भी नहीं है, समझ लो इस तरह की चीजें। टेंसर जो है बीटेक वगैरह में पढ़ने को, माने जो बीएससी वगैरह लोग कर रहे हैं, उसमें हायर स्टडीज के लेवल पर देखा जाए तो वहां पर बातें आती है। अब प्रश्न ये होता है कि थोड़ी सी चर्चा जो इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है आप स्केलर ही मानना, इलेक्ट्रिक करंट को आप एक स्केलर ही मानना। कभी कभी दुविधा में, क्योंकि दुविधा तो भाई क्लास 10th में तो होना ही नहीं चाहिए, कहीं से भी नहीं, लेकिन सवाल यह होता है कि टेंसर कब कहें इसको। टेंसर लोग कहते हैं, और टेंसर भी ये टेंसर क्वांटिटी के जैसा इसको माना गया है, लेकिन कब टेंसर क्वांटिटी के तहत माना गया है? जब ऑप्शन में आपको वेक्टर, स्केलर और टेंसर और कुछ दिया हुआ है, तो उस केस में आप इलेक्ट्रिक करंट को टेंसर मार सकते हैं। लेकिन 10th में कहीं दूर दूर तक ऐसा चीजें नहीं पूछा जाएगा, मैं बार बार करता हूं, इसलिए आप चिंता ना करें। इसको अगर टेंसर नहीं है तो स्केलर आपको मारना ही है, मारना, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ऑप्शन में टेंसर दिया हुआ है, कुछ मान लीजिए कि कोई टेस्टिंग एजेंसी है जो टेस्ट करना चाहता है कि बच्चे के पास ज्ञान है कि नहीं कुछ इस तरह का, तो उस केस में इलेक्ट्रिक करंट को टेंसर माना जाएगा, स्केलर नहीं माना जाएगा। अगर वेक्टर दिया हुआ है, स्केलर दिया हुआ है, टेंसर दिया हुआ ऑप्शन में, तो आप टेंसर मानोगे। ऐसे आपको टेंसर का खेल नहीं पूछेगा, यही मेरी कहना था, और आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ये मैं मानता हूं। हाँ सर, बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी समझ गए हम लोग, बिल्कुल सर। अच्छा, इसके बाद की चर्चा है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, तो यूनिट के बारे में चर्चा करें। यूनिट के बारे में तो एसआई यूनिट में हम लोग बात करते हैं, तो समझ लीजिए कि 1 कूलम्ब पर सेकेंड को 1 एम्पियर, एंड्रे साइंटिस्ट एम्पियर जो थे, एंड्रे एम्पियर, वो जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, तो वहां पर उनको इनके नाम पर एम्पियर कहा गया, ऑनर दैट इज रेस्पेक्ट देने के लिए ये कहा गया। एम्पियर 1 कूलम्ब पर सेकेंड, चार्ज बाई टाइम को ही एम्पियर कहा जाता है, चार्ज बाई टाइम को ही एम्पियर कहा जाता है। यूनिट ये एसआई यूनिट है। कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट में हम लोग बात करेंगे एम्पियर से। हाँ सर, बात तो समझ में आ गया कि भाई आपने स्केलर भी बता दिया, फैक्टर भी बता दिया, इस तरह की चीजें आपने बताया, और उसको स्केलर क्वांटिटी है इसके बारे में भी बता दिया। अब डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को समझा दीजिए सर कि इलेक्ट्रिक करंट का
डायरेक्शन क्या होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डायरेक्शन भी हम लोग समझेंगे यहां पर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से थोड़ा सा समझ ले इस चीज को। क्या मानेंगे डायरेक्शन हम लोग, करंट का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की जानकारी नहीं थी तब की कहानी है, ट्रेडिशनल जो चीजें है। उस समय हम लोग, इलेक्ट्रॉन तो बाद में आया भाई, इलेक्ट्रॉन क्या आया था, बाद में आया था। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के पहले यही माना गया कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसी डायरेक्शन को कन्वेंशनल जो करंट है, जो ट्रेडिशन माना गया है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का कहा जाता है। बाद में इलेक्ट्रॉन आया तो भाई इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज तो सेटल्ड था भाई इसमें, न्यूक्लियस में सेटल्ड था। तो भाई अब तो सब चीजें हो चुकी थी, तब उसको चेंज करना बड़ी मुश्किल था। तो हुआ क्या कि कह दिया गया कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मतलब कि अगर किसी भी मेटेलिक कंडक्टिंग, मेटल है तो कंडक्टर है ही, मानते हैं हम लोग ऐसा। अगर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इधर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट इधर हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हम लोग एक कन्वेंशन मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना जाएगा। मतलब सर कि अगर इसको हम लोग फील्ड और पोटेंशियल से जोड़कर देखें, फिर एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, बार बार बताना चाहूंगा, क्योंकि ये सब चीजें बेसिक है बेटा। अगर आप इस चीज को पकड़ लिया और मजबूती से आप इसको तैयार कर रहे हैं, तो आपको आने वाले जो रास्ता है वो सब आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर या सरफेस, जो भी बोले आप उस चीज को, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना जाएगा। बिल्कुल सर, हमने इस बात को समझ गया सर, समझ गया। इलेक्ट्रॉन का मोशन और करंट का मोशन हमने समझा दिया। डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ करंट में और थोड़ा सा हम लोग समझें कि सर आपने ये भी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो क्या सर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या ये भी कह सकते हैं कि जो करंट चलता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है? ये भी कह सकते हैं। मतलब सर कि हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि जो करंट है
वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलेगा। यस, आप देखकर उसको कनेक्ट कर कर आप देखोगे तो आपको सारी क्लियरिटी जो है वो शब्द के शब्द आपको खुद बर खुद आने लगेगी। तो सर उसको एक बार लिखिए, लिखकर समझाइए, देख लेंगे। मतलब हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट में ये भी बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट along the direction of electric field, along the direction of electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर टू लोअर होता है। मतलब सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसका जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बिल्कुल सर, एकदम क्लियर हो रहा है सर, एकदम क्लियर होगा। कहीं पर ये नहीं लग रहा है कि हम लोगों को जो आपने बेसिक ग्राउंड तैयार किया है उस ग्राउंड से कहीं भी डेविएशन नहीं है। आप जो बताए हैं बिल्कुल सही बताए हैं, बिल्कुल 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 बेटा बिल्कुल। मतलब कि सर डायरेक्शन ऑफ करंट को ये भी लिखा जा सकता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को ये भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल, हायर को एच पी लिख देते हैं, एच डॉट देकर पी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एलपी लिख दिया, लोअर पोटेंशियल एलपी। बिल्कुल सर बिल्कुल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें जो है, जो हमने बेसिक ग्राउंड से कनेक्ट किया है, वो सभी के सभी आपको मजबूती प्रदान करेंगे। आप मजबूत जब एक बार बन गए तो कोई भी हो, किसी तरह का सवाल, कितना भी तूफानी वाला सवाल हो, आप तुरंत उसको डन कर लेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सर कुछ सवाल हो जाए, बहुत हम लोग ये सब चीज समझ गए, थोड़ा बहुत सवाल करा दीजिए। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग 9th क्लास में सीखा था कि भाई डिफरेंशिएशन के जो कॉन्सेप्ट थे, dy बाई dx स्लोप वगैरह के बारे में चर्चा करके कनेक्ट किया था, क्योंकि इंस्टेंटेनियस टर्म को डिफाइन किया था। यहां पर भी बेटा कुछ चीजें जो हम लोग लेंगे, जो कि आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि जो हमारी पढ़ाई है वो केवल स्कूल लेवल की नहीं है। दूसरी चीज जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कंपटीशन का फील आ रही है। तो हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर भी बेटा हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। तो एवरेज करंट का है भाई, दिखाइए सर। एवरेज करंट कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? एवरेज करंट को एक खूब चाई से ऐसे बना लो और इसमें डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखा जाता है। मतलब कि चार्ज फ्लोन जो किसी टाइम इंटरवल में हुआ है, मतलब कि क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल का डिफरेंस लिखा जाता है। ये एवरेज करंट होता है। क्या होता है? एवरेज करंट। समझ में आ जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे तो इस पर समझ गए। अच्छा सर इंस्टेंटेनियस करंट भी बता दीजिए। इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है कि किसी इंस्टेंट पर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, 4 सेकेंड पर क्या करंट है, 5 सेकेंड पर क्या करंट है। और इसमें एवरेज में कैसा पूछेगा? इसमें पूछेगा कि 2 से 6 सेकेंड के इंटरवल में कितना करंट चल रहा है, ये पूछेगा, माने इंटरवल की बात। इंस्टेंटेनियस करंट को हम लोग इंस्टेंटेनियस के लिए जो डिफाइंड टर्म है वो dq बाई
dt है, जैसे dy बाई dx था, वहां पर dy बाई dt था, dx बाई dt था, उसी तरह से यहां पर चार्ज का रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है। बिल्कुल सर, उससे हम कनेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो जाकर मेरा वो वीडियो देखें, क्योंकि 11th में अभी वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। क्लासेस तो बन रही है लेकिन अपलोड नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे डाटा का कंजम्पशन है, और स्लो मतलब जो है नेट कनेक्शन होने की वजह से टाइम टेकन होता है। तो इसलिए हम लोग कर तो रहे, 11th वाला भी काम हो रही है, लेकिन उसको अपलोडिंग में नहीं दिया जा रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप ऐसा समझो कि जो चीजें हम लोगों ने यहां पर बताया, सिंपल मेथड I बराबर चार्ज बाई टाइम का बताया था, जो कि क्लास 10th में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, उसी तरह से इसके बाद धीरे धीरे यहां पर आते हैं और इस लेवल पर भी बात करने लगते हैं। तो सर आप एक सवाल कराएं हम लोगों को, करते हैं हम लोग। लिखें सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 वन एग्जाम्पल लिखेंगे। 100 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लोन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन जो भी होगा वो कंडक्टर का होगा, यही हम लोग मानेंगे अभी जो सिचुएशन है। थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 100 माइक्रोकूलम चार्ज, मैंने क्या बोला, 100 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लोन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन टाइम इंटरवल t बराबर मान लेते हैं 4 सेकेंड। तो फाइंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल सर, हम लोगों ने जानते हैं, वी नो दैट, सॉल्यूशन कर रहे हैं यहां पर आप कर सकते हैं। चार्ज बाई क्या होता है, टाइम सर। चार्ज कितना है, 100 माइक्रोकूलम सर। टाइम कितना है, 4 सेकेंड सर। तो ये माइक्रोकूलम है तो इसको कूलम बना दीजिए। यस बेटा, तो 100 माइक्रोकूलम को कूलम बनाओ तो 10⁻⁻6 कर दिया, डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। तो ये कूलम पर सेकेंड, या इसको एम्पियर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एम्पियर्स। मतलब कि इसको काट दिया तो ये कितना हो गया, 100 से 4 25 जा, तो 25 माइक्रो एम्पियर भी बोल सकते हैं। जिस तरह से कूलम में हमने स्मॉलेस्ट यूनिट की चर्चा की थी, उसी तरह से यहां भी मिली एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर। एक बार बता देने के बाद वही सब यहां भी लागू होगा। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर समझ सकते हैं। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू, उसी तरह का मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर होता है 10⁻9 एम्पियर। और आगे जो लिखे रहेंगे पिको ओको में उतना जरूरत नहीं पड़ती है, आप ये समझे इस तरह से। तो 25 माइक्रो एम्पियर बोल सकते हैं, और नहीं तो इसका आंसर आप जो दे रहे हो आई का, वो 25 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर या 25 माइक्रो एम्पियर। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया। जो आप कहना चाहते हैं वो बिल्कुल समझ में आ गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपने देखा यहां पर कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो चार्ज बाई टाइम है। चार्ज बाई क्या है, टाइम है, वही इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा सर, कुछ और जैसे एवरेज वाला बात बताए, वो सब कैसे करेंगे हम लोग? यस, वो सब कैसे करेंगे हम लोग। एक सवाल लिखते हैं उस तरह से कि अगर चार्ज जो है टाइम का फंक्शन हो, चार्ज क्या हो, टाइम का फंक्शन हो, मतलब ये है कि यहां पर जो चार्ज हम लोग लिखा 100 माइक्रोकूलम चाहे 50 माइक्रोकूलम, वो कांस्टेंट चार्ज फ्लो कर रहा था। लेकिन किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर चार्ज वेरिएबल पास करे, क्या पास करे, वेरिएबल पास करे, तो
उस केस में हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। एक सवाल हम लोग करेंगे कि a charge passing through a conducting material, a charge passing through a conducting या मेटल के थ्रू जो चार्ज पास कर रहा है, वो चार्ज जो है हम लोग मान लेते हैं टाइम का फंक्शन है। मतलब मान लिया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 है, सपोज ऐसा मान लिया कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से इस तरह का चार्ज पास करे, तो इस तरह का चार्ज पास करे मतलब ये चार्ज वेरिएबल है। 0 सेकेंड पर 1 एम्पियर 1 कूलम का चार्ज पास कर रहा है। 1 सेकेंड पुट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो चार्ज पास कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने तो ठीक बताया, टाइम का मान पुट करते रहना है और चार्ज कितना कूलम पास कर रहा है उस टाइम पर निकल। तो पूछा गया सवाल इसमें कि फाइंड, ये पहला सवाल है, एवरेज करंट, एवरेज करंट इन टाइम इंटरवल t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। बिल्कुल। और दूसरा इसमें सवाल है कि इंस्टेंटेनियस करंट बताइए, इंस्टेंटेनियस करंट एट t बराबर मान लेते हैं कि क्या मान ले 4 सेकेंड पर हमने आपसे पूछ लिया 4 सेकेंड, कुछ भी पढ़ लो हमने। तो पहले हम लोग इसमें एवरेज करंट की बात करेंगे। क्या करेंगे? एवरेज करंट की बात करेंगे। कितने इंटरवल में है? तो t बराबर 0 से लेकर t बराबर 2 सेकेंड तक, ये लिखेंगे क्योंकि मिटा रहे हैं हम इसको। इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो t बराबर 4 सेकेंड पर करेंगे। इसको अब हटा दिया हम लोगों ने। सवाल अब आप देखो एवरेज करंट की बात। एवरेज करंट का हमने फॉर्मूला बताया। एवरेज करंट का जो फॉर्मूला है, ये एवरेज करंट है, इसका हम लोगों ने क्या बताया कि Q फाइनल मतलब कि 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर Q 2 सेकेंड का, Q फाइनल 2 सेकेंड का माइनस Q इनिशियल कितना 0 सेकेंड का, ये 0 सेकेंड है, ये वाला फंक्शन ऑफ टाइम है, तो बाई 2 माइनस 0। ओके सर। तो आई करेंट जो बना एवरेज करंट, अब 2 सेकेंड पर यहां निकालो तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, टी का मान पुट कर दिया, प्लस 1 माइनस 0 सेकेंड पुट कर दो। तो 0 सेकेंड पुट करोगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, बच जाएगा 1, तो 1 हो गया। अब बाई बोलो 2 माइनस 0 2, तो ये 1 से 1 तो कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर बोलो 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, 2 2 4 जा, तो 8 बाई 2, 8 बाई क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर आंसर हो गया। ये एवरेज करंट हुआ बिटवीन टाइम इंटरवल जो है t बराबर 0 से लेकर t बराबर 2 सेकेंड तक। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब अगला सवाल है इसमें इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में। हाँ सर, इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में। तो जो बच्चे आई बराबर, जो मेरा कैलकुलस का जो 9th क्लास वाला लेक्चर को देखें, 9th लेक्चर में हमने कुछ स्लोप और डिफरेंशिएशन के बारे में बताया है, उसी के हेल्प से आप इसको कर सकते हो। टी स्क्वायर 2 पावर है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 1 प्लस 2 टी के पावर 1 है तो इंटू 1 टी माइनस 1 माइनस 1, और 1 कांस्टेंट टर्म के लिए मैंने ये बताया था 0 उसमें, तो ये 0। बिल्कुल सर। आई बराबर आ गया इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला, 2 में से 1 गया तो ये 2t हो गया, और 1 में से 1 0, किसी के पावर 0 1 होता है तो ये हो गया क्या है 2।
तो जो करंट है बेटा I बराबर 2t + 2 हो गया। ये इंस्टेंटेनियस करंट हुआ। किसी भी समय पर अगर आपको 4 सेकंड पर पूछा जाए तो यहां 4 पुट करें t की जगह पर। अगर 2 सेकंड पर पूछा जाए तो 2 पुट करें, 0 सेकंड पर पूछा जाए तो 0 पुट करें। यही इंस्टेंटेनियस करंट है। तो एट t बराबर 4 पर आप देख सकते हैं, एट t बराबर 4 सेकेंड I का मान 2 × 4 + 2 तो 8 + 2 कितना 10 है। ये रहा आपको इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट और जनरल जो चीजें होती है उसके बारे में हमने आपको आज समझाने की कोशिश किया है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आप इसको दोबारा जाकर कलम कॉपी निकालकर ईयरफोन लगाकर इसको 2-3 बार देखें। जब 2-3 बार देखेंगे तो चीजें आपको बहुत ही फ्रूटफुल लगेगा और आसान लगेगा, और आने वाले जो लेक्चर होंगे और आपके लिए रास्ता को आसान करते जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।